मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग टॉपिक के पार्ट 7 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 मैक्रोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले 6 वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो उसको ज़रूर ब्राउज करें, उसको ज़रूर देखें, ताकि आप इस चैप्टर को डिटेल में समझ पाएँ। मैं एक बार रिकैप कर दूं। पहले मेरी 4 वीडियोस में मैं ऑलरेडी मनी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, और मेरे 5th वीडियो में मैंने कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, और मेरी जो 6th वीडियो है उसमें क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में मैं सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि सेंट्रल बैंक क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं और उसका क्या पर्पस है, वो अपने कार्य कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए समय ना व्यतीत करते हुए जानते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करता है। ये एक सोल एजेंसी है जो नोट इशू करती है और कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी को। देखिए, हम ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है, कि कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है अर्थव्यवस्था में। अब इस तरह की जैसे मनी है, और ये एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है क्योंकि इस पे सभी लोगों की जो है लाइवलीहुड बेस्ड है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए, और बैंकिंग सिस्टम के प्रोसेस को भी हम समझ चुके हैं किस प्रकार बैंकिंग क्रेडिट क्रिएट करता है, तो उस प्रोसेस को समझने के लिए भी हमें एक इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, और उस इंस्टीट्यूशन को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। अगर हम शॉर्ट में कहें तो सेंट्रल बैंक एक तरह का मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि इंडिया के अंदर, अगर हम कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम सेंट्रल बैंक कहेंगे, तो वो एक मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है जो पूरी इकोनॉमी में जितने भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग और उनको कंट्रोल करता है, और इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है उसको भी बैलेंस करता है। अगर भारत में कहें तो भारत में सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेटअप हुआ था 1935 में, और जिसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को, जिसके बाद वह गवर्नमेंट के पूरी तरह कंट्रोल में आ गया। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल की बात करें तो वो हमें प्रीएम्बल कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक के कार्यप्रणाली यानी कि उसके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो अगर हम शॉर्ट में रीड करें, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि करेंसी छापने का अधिकार उसके पास है, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, क्योंकि इन इंडिया यानी भारत में जितने भी मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, पैसे संबंधित एक स्थिरता लाने के लिए, एंड टू जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, to have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। यानी कि भारत के अंदर करेंसी प्रिंट करने से लेकर भारत के आर्थिक स्थिरता को संभालने की जो दायित्व दिया गया है, यानी कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि रिजर्व बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिजर्व बैंक का, वो है मोनोपोली ओवर इशूइंग करेंसी। मोनोपोली एक शब्द का अर्थ है एकाधिकार, यानी कि अगर पूरे भारत में किसी के पास करेंसी प्रिंट करने का अधिकार है तो वो केवल केंद्रीय बैंक है, आरबीआई है। आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो ही करेंसी प्रिंट कर सकती है, और वो एज यूज किया जाएगा एज लीगल टेंडर। तो मैंने लीगल टेंडर अपने एक वीडियो में बताया था एवोल्यूशन वाले में, कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, जहां पर जो है मनी को गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण किसी भी फॉर्म ऑफ करेंसी को सर्कुलेट किया जाता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो है मनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया कि केवल आरबीआई ही कोई अथॉरिटी दी गई करेंसी प्रिंट करने की? उसका सबसे बड़ा कारण था कि पूरी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग करना। अगर आप देखें तो आप ऑलरेडी आप सबने करेंसी ज़रूर देखी होगी अपने, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ होती है। तो आप देखेंगे कि करेंसी के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती है, इसको आईओयू स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर दैट मच सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि मैं अपने धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। तो ये एक प्रॉमिस है जो इसको एक लीगल टेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये स्टेटमेंट बताती है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है बैक किया गया है, प्रॉमिस दिया गया है। और ये स्टेटमेंट जो है आरबीआई गवर्नर, यानी कि जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, वो प्रॉमिस ये दे रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और ये जो
अथॉरिटी दी गई कि करेंसी छापने के अधिकार जो है केंद्रीय बैंक के पास दिया गया, इसका बेसिक जो रीजन था वो ये था कि आप जो है यूनिफॉर्मिटी ला सके करेंसी इशू करने में, कि एक ही तरह की करेंसी पूरे कंट्री में चले। दूसरा, आप जो है कितना करेंसी प्रिंट किया जाएगा उसके ऊपर नियंत्रण भी रख सकें, और यही कारण है कि केंद्रीय बैंक के पास ही ये अधिकार है कि वह करेंसी को प्रिंट कर सकती है। तो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। केंद्रीय बैंक जो है वो गवर्नमेंट के भी बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, टैक्स कलेक्शंस हैं, तो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सबको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। अगर सरकार के कर्ज से संबंधित सरकार को लोन चाहिए होता है तो भी जो आरबीआई है वो सरकार को लोन देता है और उसको मैनेज भी करता है। अगर सरकार को लोगों से लोन चाहिए तो वो जो आरबीआई है वो अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर लोगों से डॉक्यूमेंट्स यानी कि बाय और सेल सिक्योरिटी करता है, यानी कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचता है, खरीदता है उनके बिहाफ पे, और सरकार को देश संचालन करने के लिए उसके अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग मौद्रिक नीतियों में भी मदद करता है। जैसे कि अब आप देखेंगे कोविड-19 के टाइम में सरकार ने जो है कितनी बार अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को चेंज किया है ताकि वो इस आपदा काल में जो है जो बैलेंस ला सके, इकोनॉमी के अंदर एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी लाए, जो कि उसके प्रीएम्बल उसको बोलता था। तो सरकार के बिहाफ पे आरबीआई ने पॉलिसीज को इस तरह से फॉर्म किया ताकि इकोनॉमी के अंदर जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुए उन को कॉम्पनसेट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई एक बैंकर टू द गवर्नमेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो अगर आप बैंकर टू द गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें तीन फंक्शंस प्रॉब्ली हैं। एक तो सरकार के अकाउंट्स को मैनेज करता है, एज अ एजेंट भी काम करता है सरकार के लिए, और एज एडवाइजर भी काम करता है। तो अगर हम कहें तो तीन फंक्शन, एज अ मैनेजर, एज अ एजेंट, एज अ एडवाइजर जो है सरकार के लिए वह कार्य करता है। हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर रोल। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर हमें अपना पैसा डिपॉजिट कराना होता है तो हम किस में जाते हैं? हम जाते हैं कमर्शियल बैंक्स में। हम सीधा जाके यूबीआई में जाएंगे, हम ओबीसी में जाएंगे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में जाएंगे, हम जो है पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे। तो ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक्स हैं। तो हम अपना पैसा जाके कमर्शियल बैंक में डालते हैं, और अगर हमें लोन चाहिए होता है तो हम लोन भी कमर्शियल बैंक से लेते हैं। यानी कि हमारा डायरेक्ट जो रिलेशन है वो कमर्शियल बैंक के साथ डेवलप है। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक इस पैसे को लेने के लिए कहाँ जाएगा? तो उसके पास जो है वो आरबीआई है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो जिस तरह का रिलेशन हम कमर्शियल बैंक के साथ शेयर करते हैं उसी तरह का रिलेशन कमर्शियल बैंक भी आरबीआई के साथ शेयर करता है। जैसे हमारे अकाउंट्स कमर्शियल बैंक में होते हैं वैसे ही कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स भी आरबीआई के अंदर हैं। आरबीआई जो है उनको कंट्रोल भी करता है। जिस तरह अगर हमें लोन चाहिए, हमें फंड्स की स्कैर्सिटी है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाकर लोन ले सकते हैं, उसी प्रकार कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो अगर इन शॉर्ट बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, जैसे आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक के साथ वो सेम रिलेशन शेयर करता है जो कमर्शियल बैंक शेयर करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। वो उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, उनके डिपॉजिट्स रखता है, और उनके लिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये हमारा एक अलग फंक्शन है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। और अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स को कितना पैसा अपने पास रिजर्व रखना, जैसे क्रेडिट रेशियो देखा था हमने, लीगल रिजर्व रेशियो, कि इतना पैसा तो आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा, उसका निर्णय भी जो है वो आरबीआई ही लेता है। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ बैंकर्स का बैंक नहीं है, उनके लिए बैंक की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, सिर्फ वो उनको सुपरवाइज भी करता है, उनको गाइड भी करता है, एडवाइज भी करता है कि आपको किस तरह से इकोनॉमी में एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, कितना क्रेडिट क्रिएट करना है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का रोल भी हो गया, जिसको हम अभी थोड़ा देर में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चौथा फंक्शन है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर इसको हम आसान शब्द में तो अंतिम ऋणदाता। देखिए, हर एक इंस्टीट्यूशन को फंड्स की स्कैर्सिटी हो सकती है। तो अगर कभी, क्योंकि हम जानते हैं कमर्शियल बैंक जो पेपर इशू कर रहा है, जो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, वो मल्टीपल टाइम्स है जितना रिजर्व्स उसके पास है, तो ऐसे में हो सकता है कि अगर उसने जो एक्सपेक्ट किया है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10% लोग विड्रॉ करने के लिए आएंगे और उसने 90% तो लोन दे दिया, लेकिन अगर लोग जो है 40% आ गए किसी कारण से, तो ऐसे केस में कमर्शियल बैंक को एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई वो कहाँ से पैसा अरेंज करेगा। तो जो गोल्डस्मिथ की प्रॉब्लम थी कि अगर वो मल्टीपल टाइम डिपॉजिट करेगा और सारे पेपर इकट्ठे पहुंच जाएंगे तो फंस जाएगा। लेकिन हमारा जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है वो एक 2 टायर सिस्टम है जो कि इस तरह से डेवलप किया गया है कि इस तरह की लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है और कमर्शियल बैंक कहीं से फंड्स अरेंज नहीं कर पाता तो आरबीआई एक लास्ट लेंडर की तरह एक्ट करेगा। यानी कि आरबीआई एक्ट करेगा ऐसे कि वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होगा, कि अगर उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करेगा, और उसका सोल पर्पस है प्रोवाइड करने का
कि जो जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आरबीआई वो पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा तो लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, जो कि सिस्टम को फेल कर सकता है। तो आरबीआई ये पैसा कमर्शियल बैंक को तब प्रोवाइड करेगा ताकि जब उसके पास पैसा कहीं से सोर्सेज अवेलेबल ना हो, ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है बैंकिंग में मेंटेन रहे। एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि अंतिम ऋणदाता। अगर कहीं से ऋण नहीं मिलेगा तो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को ऋण प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद पांचवा है फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का मतलब कस्टडी, यानी कि देखरेख करना। किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। अक्सर हम देखते हैं कि हम कभी भी विदेश जा रहे हैं या अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो हम सबसे पहले अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां से हम जो है पहले बैंक को अप्रोच करेंगे और जिस कंट्री जा रहे हैं उसकी करेंसीज को हम जो है जरूर एक्सचेंज करेंगे। हम वहां पर रुपी देंगे और उसके बदले में सपोज हम यूएस जा रहे हैं तो रुपी देकर उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। और इस प्रकार अलग अलग अगर विदेशों में या ट्रेड करते हैं, किसी भी कारण से वहां पर व्यापार करते हैं या वहां पर हम घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें उनकी करेंसी चाहिए ताकि हम उन करेंसीज में डील कर सकें। अब ये जो करेंसी है, कितना इनफ्लो हो रहा है करेंसी का, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना पैसा इकोनॉमी में आ रहा है, फॉरेन करेंसी कितना जा रहा है, उसको जो है कंट्रोल करने की, उसको जो उसके पर नजर रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आरबीआई की है। तो आरबीआई एक कस्टेडियन की तरह एक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। वो हमारी जो है, आप अक्सर सुनते होंगे कि $1 जो है वो इतने रुपए का हो गया, उसमें हमेशा वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। वो हम फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक के अंदर जरूर कवर करेंगे कि वो कैसे क्यों एक्सचेंज होता है, बट अभी उसको बैलेंस करना ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, उस करेंसी की सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ताकि करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आरबीआई के पास है। आरबीआई अपने पास रिजर्व्स मेंटेन करता है फॉरेन करेंसीज के और वो ही इंस्ट्रक्ट करता है कि किस प्रकार कितना जो फॉरेन करेंसी इकोनॉमी में आएगा और कितना यहां से बाहर जाएगा। और अगर इनकेस कोई डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसको स्टेबलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है आरबीआई की है। अब जो हमारा जो है अगला फंक्शन है जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है? अक्सर आप ऐसा ऑब्जर्व करते होंगे कि अलग अलग कमर्शियल बैंक्स हैं और सबके अलग अलग अकाउंट्स हैं। तो इसी को मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है। सपोज दो व्यक्ति हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स का जो अकाउंट है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है और मिस्टर वाई का जो अकाउंट है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अंदर है। अब मिस्टर एक्स जो है वो एक 10,000 रुपये पे करना चाहते हैं मिस्टर वाई को, वो क्योंकि आपस में ट्रेड कर रहे हैं और एक दूसरे से कुछ सामान खरीदते और बेचते रहते हैं। सिमिलरली मिस्टर वाई को जो है वो 15,000 रुपए पे करने हैं मिस्टर एक्स को। तो ऐसे में अगर हम देखें तो मिस्टर एक्स ने वाई को पे किया चेक के थ्रू और मिस्टर वाई ने भी एक्स को पे कर दिया चेक के थ्रू। तो ऐसे में बैंक कैसे सेटलमेंट करता है उसको, और इसी जो हम जब चेक लिखते हैं वो चेक का सेटलमेंट कैसे होता है, वो चेक क्लियर कैसे होता है, उसी प्रोसेस को क्लियरिंग हाउस फंक्शन करते हैं। तो उसमें आरबीआई जो एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी कमर्शियल बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं वो आरबीआई के अंदर है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यूबीआई को पे करना है ओबीसी को 10,000 रुपए और ओबीसी को पे करना है यूबीआई को 15,000 रुपए। इस तरह रोज पर डे किसी न किसी बैंक को दूसरे बैंक को पे करना होगा। तो ऐसे में आरबीआई एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है और इनके अकाउंट्स में जो है वो अकाउंट उनको कैश भिजवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आरबीआई जो है, जो आरबीआई के अंदर इनके अकाउंट्स हैं उनके अंदर वो एंट्रीज परफॉर्म की जाती हैं और वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे ये क्लेम सेटल हो जाते हैं और रिस्पेक्टिव बैंक उतना अमाउंट पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट कर देता है। तो अगर इसको अगर समझें थोड़ा सा तो कैसे हो रहा है कि जैसे यूबीआई ने 10,000 रुपए पे करने हैं ओबीसी को, तो ऐसा नहीं कि पहले यूबीआई ओबीसी को 10,000 पे करेगा और फिर ओबीसी जो है उसको 15,000 पे करेगा। रादर इन दोनों के अकाउंट जो है आरबीआई के अंदर है। तो आरबीआई के इनके अकाउंट्स के अंदर जो 5,000 का जो ये जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगा। जैसे कि 5,000 रुपए ओबीसी ने एक्स्ट्रा देने यूबीआई को, तो वो ट्रांजैक्शन जो है इनके अपने अकाउंट्स के अंदर हो जाएगा। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होगा तो यहां पर जो बैंक्स हैं उस ट्रांजैक्शन के होने के बाद इन ट्रांजैक्शंस को भी नोट कर देंगे इंडिविजुअली, और इसी तरह के फंक्शन को हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सपोज यूबीआई बैंक रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 टू पे अमाउंट टू ओबीसी एंड ओबीसी बैंक रिसीव अ चेक ऑफ 15,000 टू पे अमाउंट टू यूबीआई. As we know, both banks, UBI and OBC, have their accounts with the central bank.
So check of both bank is cleared through their account with the central bank by अवॉइडिंग एनी कैश ट्रांसफर बिटवीन देम। तो हम कैश ट्रांसफर को अवॉइड करते हैं और इसी फंक्शन को हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं। यानी कि कोई कैश ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो जो अमाउंट है वो उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये करने के लिए हमारा जो आरबीआई है वो हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है ताकि वो इस क्लियरिंग हाउस फंक्शन को परफॉर्म कर सके। और हम देखें तो आज हम कितनी जल्दी हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इससे दूसरी जगह पे। तो ये जो सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शंस है ये हम जल्दी से कर पा रहे हैं क्योंकि आरबीआई के अकाउंट्स में इस अमाउंट को इंटरचेंज किया जा रहा है, वो ट्रांसफर किया जा रहा है। और हमारा लास्ट फंक्शन जो है वो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या है कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमी में कितना पैसा क्रिएट हो रहा है और कितना पैसा क्रिएट हो रहा है, यानी कि कितना पैसा छापेगी वो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। कितना जो है एलआरआर रहेगा, सीआरआर रहेगा, एसएलआर रहेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो इन शॉर्ट कितना पैसा छपेगा वो भी आरबीआई डिसाइड कर रहा है, और कितना पैसा जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा वो भी जो है आरबीआई ही डिसाइड कर रहा है। तो आरबीआई एक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई क्रेडिट क्रिएट नहीं करता, क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक। लेकिन क्रेडिट को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के ऊपर एक हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो पार्ट 8 रहेगा, वो इसी फोकस पे रहेगा कि आरबीआई जो है किन किन टूल्स का इस्तेमाल कर जो है क्रेडिट को कंट्रोल करता है, जिसमें हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो 7 फंक्शंस हैं आरबीआई के वो क्लियरली समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।